आज अपन चालू करेंगे पार्ट 9 से, पार्ट 11 से, सॉरी पार्ट 11 करेंगे आज अपन, जो बात करता है रिलेशंस की, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 9 है। पार्ट 9 कहाँ से अपना? पार्ट 9 होता है अपना आर्टिकल 245 से लेके 263 तक। इसमें दो चैप्टर्स हैं। आज अपन पहले चैप्टर 1 चालू करते हैं। चैप्टर 1 बात करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। ठीक है, तो अपन ने पहले भी देख चुके हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फेडरल नेचर का है। फेडरल नेचर का मतलब है कि जो पावर्स हैं वो बटी हुई है यूनियन और स्टेट के बीच में। अगर पावर्स बटी हुई रहेगी अपनी, तो उनके बीच में कोई रिलेशंस होना पड़ेगा, उनको समझौते के साथ चलते रहना पड़ेगा। उसी का अपन को पूरा डिस्क्रिप्शन इस वाले पार्ट के अंदर अपन को मिलेगा। तो अभी इस वाले चैप्टर के अंदर अपन लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, बट अपन एग्जीक्यूटिव भी कहीं पे पढ़ के आ चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स कहाँ पे किसकी कैसी पावर्स होंगी, ये अपन देखते आ चुके हैं। कोई बताएगा कौन से आर्टिकल में पढ़ के आ चुके हैं अपन कि यूनियन की क्या एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी और स्टेट की क्या एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी? एग्जीक्यूटिव पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कहाँ पे बताया? यूनियन की पावर कहाँ बताई गई है और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ बताई गई है? देखो, यूनियन का बताया गया है आर्टिकल 73 में और स्टेट का बताया गया है कि आर्टिकल 162 में। एग्जीक्यूटिव पावर का जहाँ मेंशन है वहाँ पे बोल दिया है कि जहाँ तक उनकी पार्लियामेंट्री पावर, जहाँ तक उनकी लेजिस्लेटिव पावर एक्सटेंड करेगी, वहीं तक उनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी एक्सटेंड करेगी। बट यूनियन की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगी और स्टेट की कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है उनको ब्रॉडली जो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। क्या क्या? एक है टेरिटोरियल, टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि कौन कितने एरिया के लिए लॉज बना सकता है, लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूट कर सकता है। और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, कि किन टॉपिक्स पे, किन मैटर्स पे लॉज बनाए जा सकते हैं। इन दो तरह से बाइफर्केट किया गया है। टेरिटोरियल का अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 245 में पढ़ेंगे और सब्जेक्ट मैटर का अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 246 के अंदर। तो सबसे पहले चालू करते हैं टेरिटोरियल से। सबसे सिंपल यही वाला है, तो आर्टिकल 245 से देखते हैं। तो आर्टिकल 245 अपन को बताएगा कि क्या पावर होगी। तो पार्लियामेंट की कैसी बताई गई है? पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, मेक लॉज। कौन सी टेरिटरी के लिए? ये बनाएंगे ऑल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट जो है वो पूरे इंडिया के लिए लॉज बना सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी बना सकता है। जो भी एरिया इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रहा है वहाँ के लिए वो लॉ बना सकता है। ये अपन को क्लॉज 1 बता रहा है 245 का। ठीक है, ये तो सिंपल है, पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए बना सकते हैं। फिर अपन जाएंगे क्लॉज 1 के अंदर ही, तो बताया है कि स्टेट की कितनी पावर होगी। तो स्टेट भी लॉज बना सकता है, पर ये बना सकता है होल और एनी पार्ट। पर ये कौन से पार्ट तक के लिए बनाएगा या फिर किस होल के लिए बनाएगा? ऑफ द स्टेट। तो वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट टेरिटरी के अंदर ही लॉज बना सकता है। ठीक है, तो इससे अपन को पता चल रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स की टेरिटरी पे भी लॉज बना सकता है, बट जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ अपने टेरिटरी के अंदर तक ही लॉज बना सकते हैं। बट ये जो पावर दी गई है, ये जनरल पावर दी गई है, ये सब्जेक्ट टू रहेगी। सब्जेक्ट टू किसके रहेगी? बाकी प्रोविजंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो टेरिटोरियल का ऐसे डिफाइंड है, ऐसे बताया गया है कि इतना इतना आप लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट को पावर दी है वो सिर्फ टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर दी गई है। तो क्लॉज 2 जो है इसी आर्टिकल का, वो एक बात बता रहा है अपन को कि पार्लियामेंट के पास एक और पावर होगी
क्या कि वो ऐसा लॉ बना सकता है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा। मतलब कि अपनी जो टेरिटरी में नहीं आता है वहां तक के लिए भी कोई भी लॉ बनाए जा सकते हैं और उनका ऑपरेशन होगा, और उनको इस बेसिस पे, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उनका ऑपरेशन इंडिया की टेरिटरी से बाहर जा रहा है, सिर्फ इस ग्राउंड पे उनको अवॉइड नहीं करा जा सकता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? देखो, पहले क्लॉज में अपन को बताया पार्लियामेंट की पावर है कहीं तक ऑल या फिर किसी पार्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ बनाने के लिए, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी लॉज बना सकते हैं, कहीं पे भी इफेक्ट लगवा सकते हैं। बट क्लॉज टू अपन को ये बता रहा है कि सिर्फ ये बोल देने से कि सिर्फ टेरिटरी ऑफ इंडिया तक लगेगा, इससे इनकी पावर कम नहीं हो जाएगी, पार्लियामेंट की पावर कम नहीं हो जाएगी। वो ऐसे लॉज भी बना सकता है जिनका ऑपरेशन अपनी इंडियन टेरिटरी के बाहर पे हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी ऐसे लॉज बनाने की। ठीक है, पर यहाँ ध्यान रखोगे कि क्लॉज 2 में सिर्फ पार्लियामेंट को एग्जेम्पशन दिया है कि वो अपनी टेरिटरी के बाहर बना सकती है, और स्टेट को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है, स्टेट सिर्फ स्टेट के अंदर तक ही बना सकता है। बट यहाँ पे आता है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आती है जिसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। क्योंकि एक्सप्लिसिटली तो पार्लियामेंट को पावर दे दी टेरिटरी के बाहर बनाने की, पर स्टेट के पास भी ये पावर है इन रेयर केसेस, वहां पे अपन लगाते हैं ये डॉक्ट्रिन को जो टेरिटोरियल नेक्सस की बात करता है। क्या ये क्या डॉक्ट्रिन है? यहाँ पे जनरल रूल है कि जनरल रूल क्या है कि स्टेट विद इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन है कि अगर उनके पास सफिशिएंट नेक्सस है। सफिशिएंट नेक्सस क्या होता है कि कनेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के बीच में, कि जो आप ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहे हैं लॉ से, और स्टेट के बीच में। तो अगर आप कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं जिसका इफेक्ट आपके स्टेट की बाउंड्री से बाहर जा रहा है, बट उसका डायरेक्ट रिलेशन है, उसका आपकी टेरिटरी से डायरेक्ट नेक्सस है, डायरेक्ट कनेक्शन है और ऑब्जेक्ट भी है, तब आप ऐसा लॉज बना सकते हैं, उनको वॉइड नहीं किया जाएगा। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल अपन एक केस से ही देख लेंगे। ये वाला है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी का केस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो बॉम्बे स्टेट है वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था लॉटरीज और प्राइस कॉम्पिटिशन्स कोई भी करवा रहे थे। तो वहाँ पे एक बैंगलोर का न्यूज़पेपर था जो प्रिंट करता था, और उनके में एक लॉटरी वगैरह चल रहे थे, तो उन पे टैक्स लगाए जा रहे थे। ठीक, तो देखा जाए तो बॉम्बे स्टेट सिर्फ अपने स्टेट के लिए लॉज बना सकता है, तो वो टैक्स लगा रहा है वो भी अपने स्टेट के लिए लगाएगा। बट जो बॉम्बे का बैंगलोर का न्यूज़पेपर था, उनके न्यूज़पेपर्स बॉम्बे में भी आ रहे थे, तो कोर्ट ने बोला कि इसमें सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है। तो वो बाहर के न्यूज़पेपर्स पे भी अपने लॉज लगवा सकते हैं। फिर यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि इफ देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द पर्सन सॉट टू बी चार्ज्ड एंड द स्टेट सीकिंग टू टैक्स हिम, द टैक्स स्टैट्यूट वुड बी अपहेल्ड। तो वहाँ पे सफिशिएंट नेक्सस, सफिशिएंट कनेक्शन होना चाहिए दोनों चीज़ों के बीच में। और सफिशिएंट कनेक्शन कैसे पता चलेगा, ये होगा एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है ना। ये जो कनेक्शन दिखाया जा रहा है वो रियल होना चाहिए, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई इल्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे पूरा कोर्ट ने बोला था। तो ये अपना डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जिसके अंडर स्टेट अपनी टेरिटोरी के बाहर भी लगा सकता है लॉज को, इन्फोर्स करवा सकता है। फिर अपन को पता चल गया कि टेरिटरी पता चल गई अपन को कि कहाँ कहाँ पे लॉज बना सकता है, पर जो लॉज बनाएंगे वो प्रोस्पेक्टिव रहेंगे या फिर रेट्रोस्पेक्टिव रहेंगे। ये क्वेश्चन उठता है कि लेजिस्लेचर जो भी लॉ पास कर रहा है वो प्रोस्पेक्टिव होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि बैक डेट से इफेक्ट में आए, कि यहाँ पे पास कर रहे हैं बट उसका इफेक्ट यहाँ से आ रहा है बैक डेट से। कभी प्रोस्पेक्टिव होता है कि वो आगे से ही इफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पावर होती है लेजिस्लेचर की, वो खुद डिसाइड करता है कि उसको प्रोस्पेक्टिव लॉ बनाना है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाना है।
वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, कोई भी उन पे कंपल्शन नहीं है कि उनको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव बनाना है या सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव बनाना है। तो लेजिस्लेचर पे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि कैसे लॉज बनाने हैं, वो होंगे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको ऐसे ही लॉ बनाने हैं तो आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा। उसके अलावा लेजिस्लेचर जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है डिसाइड करने के लिए कि उनको कैसे लॉज बनाने हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, कैसे भी। ठीक है? इसी से निकलता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, नए लॉज तो वो कैसे भी बना सकते हैं, पर एग्जिस्टिंग लॉज पे जो अमेंडमेंट करनी है, ऑल्टर करना है, उनको भी वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अमेंड कर सकते हैं चाहे तो। इतनी वाइड पावर लेजिस्लेचर की होती है लॉ मेकिंग के रिस्पेक्ट में। बट ये भी सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से ही कंट्रोल होता है। पर अगर मान लो कि लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर को दी है, तो उसको चेक कौन करता है? अपन ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें अपन को पता चला, अपन ने देखा था कि कोर्ट्स के पास पावर होती है किसी भी लॉ को चेक करने की कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया है, तो अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है, तो कोर्ट्स ने खुद के ऊपर वो बनाया है कि उनको बियॉन्ड एनी आयोटा ऑफ डाउट होना चाहिए कि ये लॉ एज इट इज स्टैंड नहीं कर सकता, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट, और इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। इसी बेसिस पे उनको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। बट उसके लिए उनको बहुत हाई लेवल पे प्रूफ करना पड़ता है कि वो खुद से खड़ा नहीं हो सकता। ये कोर्ट ने लगाया था। फिर इसके साथ मान लो कभी कोर्ट ने किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, कोई भी एक लॉ था, तो उसको क्या, एक बताओ कि अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है तो लेजिस्लेचर, अभी अपन ने ऊपर देखा कि लेजिस्लेचर के पास पावर है किसी लॉ को अमेंड करने की रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, तो क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इस लॉ को अमेंड करके वैलिडेट कर सकते हैं? ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जिसने भी डिक्लेयर किया है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको वैलिडेट कर सकते हैं क्या, नलिफाई कर सकते हैं जजमेंट को? क्या लगता है? तो लेजिस्लेचर के, अपन ने जैसे बताया कि लेजिस्लेचर की बहुत वाइड पावर्स होती है, तो वो इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं, बट इस पे भी हल्के से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे अपन केस पे आए तो ये वाला, यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि लेजिस्लेचर के पास पावर होगी कि वो किसी पुरानी जजमेंट को इनफेक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी पावर उनके पास होती है। बट वो कैसे करेंगे? वो डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये जजमेंट गलत है, हम फॉलो नहीं करते। नहीं, उनको करना है कि वो जो जिस वजह से हो रहा है ना, उसको रिमूव करना है, ऑल्टर करना है, न्यूट्रलाइज करना है, जिस बेसिस पे उस लॉ को इनफेक्टिव करा गया था। और ये काम वो लोग रेट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कोर्ट ने आगे क्लैरिफाई भी कर दिया कि डज नॉट हैव द पावर टू रेंडर इनइफेक्टिव द अर्लियर जुडिशियल डिसीजन बाय मेकिंग अ लॉ व्हिच सिंपली डिक्लेयर्स दैट द जुडिशियल डिसीजंस एज इनवैलिड और नॉट बाइंडिंग। तो लेजिस्लेचर ये नहीं कर सकता, पर लेजिस्लेचर ये कर सकता है। ठीक है ना, इनइफेक्टिव जो गलत प्रोविजन है उनको हटा सकता है बस। क्योंकि अगर मान लो उनने लेजिस्लेचर ने ये वाली पावर एक्सरसाइज करने लगी कि उनने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, तो इससे जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करने लगेगा। क्योंकि अपन ने देखा है कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं उनको सिर्फ कोर्ट्स ही जिसने पास किया है बाय लार्जर बेंच ही उनको ओवर रूल कर सकती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपने केसेस से बाइंडिंग होता है, तो सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट के पास, लेजिस्लेचर के पास पावर आ जाती है वैलिडेट करने की पुराने लॉज को। यहीं पे अपन देखते हैं एक चीज जो जिसको अपन बोलते हैं वैलिडेशन एक्ट।
मतलब कोई लॉ जो पास कर रहा है किसी पुरानी चीज़ को वैलिडेट करने के लिए, तो अपन उसको वैलिडेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसको वैलिडेशन स्टैट्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पुरानी किसी चीज़ को वैलिडेट किया जाता है। इनका काम क्या होता है, अपन ने जो केस में पढ़ा उससे ही अपन को समझ में आता है कि इनका काम होता है किसी लीगल डिफेक्ट को क्योर करने का। ये जनरली रेट्रोस्पेक्टिव में ही होता है, बट चाहे तो प्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर है, बट जनरल सेंस में रेट्रोस्पेक्टिव ही होता है। बट इनको एक्सरसाइज कैसे करना है, वैलिडेशन एक्ट को पास करने का जो पावर है वो कोर्ट ने बताया था इस केस में। अमरेंद्र कुमार मोहपात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 2014 का केस है, ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पे बोला था कि जो एक्सक्लूसिव पावर है किसी भी लॉ को वैलिडेट करने की, वो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है। कोर्ट सिर्फ उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, उस लॉ को चेंज नहीं कर सकता कि वो वैलिड बन जाए, है ना। वो पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होती है। वो लीगलाइज कर सकते हैं किसी भी इलीगल एक्शन को भी, है ना। और यहाँ पे अगर जब वो ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी लॉ को वैलिडेट करने की, तब वो इंक्रोच नहीं कर रहे हैं जुडिशियल पावर पे, तब वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये कोर्ट ने इस केस में बताया था। बट अगर जब अपन ये जब कोर्ट ये वैलिडेशन एक्ट को चेक करता है कि वैलिडेशन एक्ट सही है कि नहीं, कि कहीं वो लोग सिर्फ सिंपल डिक्लेरेशन तो नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जो उनके पावर के बियॉन्ड है, तब कोर्ट को क्या करना है कि वैलिडेशन एक्ट में 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं कि जो इनवैलिडिटी है जिसकी वजह से जो एक्ट था, प्रोसीडिंग जो भी था वो इनवैलिड था, वो फिक्स हुआ है कि नहीं, उसको क्योर किया गया है कि नहीं। सबसे पहले तो उनको ये चेक करना है। फिर इसके बाद उनको चेक करना है कि जो लेजिस्लेचर है वो कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं। उनकी कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट मैटर या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वो सब देखते हुए, बाकी चीज़ें भी चेक करते हुए कि कॉम्पिटेंस है भी कि नहीं, ये भी उनको चेक करना है साथ साथ। ठीक है। और जो वैलिडेशन किया जा रहा है वो पार्ट 3 यानी अपने फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर यस मिलता है, तभी जाके उस वैलिडेशन एक्ट को अपहेल्ड किया जाएगा, उसको इफेक्टिव माना जाएगा और उसको आगे चलने दिया जाएगा। और जो भी प्रोनाउंसमेंट थी उसको न्यूट्रलाइज्ड मान लिया जाएगा। जिस भी पुरानी जजमेंट को वो लोग नलिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसको नलिफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में देखो, जैसे अपन ने वो वाला केस देखा, आरएमडीसी वाला केस देखा, उसमें क्या था कि ये स्टेट ऑफ बॉम्बे है ना। तो अपन 245 को देखें तो बॉम्बे स्टेट सिर्फ इतने टेरिटोरियल के अंदर लॉ बना सकता है। ठीक है, ये बैंगलोर है अपना, है ना। तो यहाँ यहाँ पे लॉ बन रहा है तो यहीं के इसी के अंदर वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ से न्यूज़पेपर बन के इधर जा रहे थे बिकने के लिए, है ना। तो देखा जाए तो टेरिटोरियल के बेसिस पे स्टेट ऑफ बॉम्बे बैंगलोर के यहाँ पे जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते अगर स्ट्रिक्टली टेरिटोरियल बेसिस पे देखे तो। बट यहाँ पे जो वो लोग ऑब्जेक्ट है लॉ का, वो है टैक्स कलेक्शन का, है ना। वो यहाँ पे आके बेच रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में और जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है ना, डायरेक्ट और इफेक्टिव कनेक्शन है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस लगता है कि टेरिटरी के बीच में और जो लॉ अचीव करना चाह रहा है अपना ऑब्जेक्ट, उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो वो यहाँ पे बैठे, बैंगलोर में बैठे किसी भी पब्लिशिंग हाउस को टैक्स कलेक्ट कर सकता है, इवन दो वो उनकी बाउंड्री से बाहर है, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री से बाहर है। समझे? हाँ, टेरिटरी के बीच में नेक्सस होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट अचीव कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों के बीच में, टेरिटरी और ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ही फ्लॉड है तो फिर नहीं कर सकते आप। ठीक है, जनरली वाली डॉक्ट्रिन ना टैक्सेस के बेसिस पे ही लगती है, टैक्सेस के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखते हैं अपन अगली चीज़ जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन
इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब कि अपना लेजिस्लेशन का काम अपन आगे पास ऑन कर रहे हैं, कि आप और चीज़ें और लॉज आगे बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो जो जनरली अपन ने देखा कि लेजिस्लेचर की पावर होती है लॉज बनाने की। ठीक है, बट अगर लेजिस्लेचर चाहे तो वो क्या करेगा, वो एक फ्रेमवर्क बना के दे देगा, वो एक जनरल लिस्ट ऑफ रूल्स बेसिक आउटलाइन टाइप बना देगा और आगे पास ऑन कर देगा किसी भी अथॉरिटी को, कि बाकी के जो रूल्स होंगे रेगुलेशंस होंगे वो आप बना लो। ठीक है, हमने आपको जनरल दे दिया। तो ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसमें जो ये फ्रेमवर्क बनता है इसको अपन बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट। ये आगे की अथॉरिटी को इनेबल कर रहा है कि आपको हम एम्पावर कर रहे हैं, आप बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें। ठीक है, और जिनको ये मिलता है, जिस अथॉरिटी को ये मिलता है उसको अपन डेलीगेटेड बॉडी बोलते हैं, कि इनको डेलीगेट कर दिया गया है। तो लेजिस्लेचर की जो पावर है वो दोनों के लिए, मतलब जो यूनियन लेजिस्लेचर है जिसको अपन पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर सके, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर है कि वो आगे पास ऑन कर सके। बट इन पे भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, पूरी तरह से एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिमिटेशन होती है वो होती है कि जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस, वो आप पास ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप पास ऑन नहीं कर सकते, बाकी आप काफ़ी कुछ पास ऑन कर सकते हैं, बट उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल कैसा होता है? वो कंट्रोल दो तरह का होता है। एक तो जुडिशरी कंट्रोल करती है, और एक पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर खुद करती है, इसको अपन लेजिस्लेटिव कंट्रोल बोलते हैं। सबसे पहले जुडिशरी का देखें तो अपन देख चुके हैं कि वो लेजिस्लेचर पे डायरेक्ट नज़र रखते हैं, कि जो भी वो लॉज बना रहे हैं वो उन पर रिव्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम पावर उनके पास आ जाती है इनेबलिंग एक्ट के लिए भी, क्योंकि इनेबलिंग एक्ट तो लेजिस्लेचर डायरेक्ट पास करता है, तो इनेबलिंग एक्ट को भी वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेलीगेटेड बॉडी होती है वो जो भी लॉज बनाएगी, वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, उनको भी वो चेक कर सकते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो भी होगी उनको वो सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डेलीगेटेड बॉडी जो भी लेजिस्लेशन बनाएगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे इनसे, वो उनको चेक करेंगे कि ये इन लाइन है कि नहीं इनेबलिंग एक्ट से, क्योंकि अपन ने इनेबलिंग एक्ट का देखा कि वो एक फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है, तो वो आपको एक बाउंड्री दे देगा कि आप इसके अंदर जो भी हैं आप इसके अंदर अंदर लॉज बना सकते हैं। बट अगर जो डेलीगेटेड बॉडी है वो इसके बाहर में कुछ लॉज बना रही है, तो यहाँ पे जुडिशरी इसको रोक देगा कि आप ये नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर ही रह के लॉज बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, जो भी बनाना है। कोर्ट्स जनरली इनको 3 ग्राउंड्स पे मना कर सकता है। इनेबलिंग एक्ट की बात करें अपन तो डायरेक्ट, कि एक्सेसिव डेलीगेशन है, आपने हद से ज़्यादा पावर किसी को पास ऑन कर दी है, तो एक्सेसिव डेलीगेशन के ग्राउंड पे हटा देगा किसी को, या फिर वो वायलेशन है किसका, फंडामेंटल राइट्स का, और या फिर वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपन आर्टिकल 246 में देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर में यूनियन और स्टेट का बाइफर्केशन कर रखा है, कि स्टेट इस पे बनाएगा, यूनियन इस पे बनाएगा। तो अगर वो उसके अगेंस्ट है, इन तीनों ग्राउंड में से किसी भी एक पे इनेबलिंग एक्ट जो रहेगा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको हटाया जा सकता है। बट एक बात ध्यान रखना कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा, जो भी डेलीगेटेड बॉडी जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा सकता है इवन दो इनेबलिंग एक्ट वैलिड है। ठीक है, बट अगर इनेबलिंग एक्ट ही इनवैलिड होगा तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी इनफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि इनेबलिंग एक्ट सही है
तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी चेक करना पड़ेगा अलग से, बट अगर इनेबलिंग एक्ट ही गलत हो गया तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया? हाँ, जो लेजिस्लेचर बना के पावर दे रहा है उसको अपन इनेबलिंग एक्ट बोलते हैं। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वो जो आगे बॉडी बनाएगी अपने रूल्स रेगुलेशंस। अच्छा, ये समझ आया यहाँ तक कि इनेबलिंग एक्ट को इन 3 ग्राउंड्स पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं। तो अपन दूसरा कंट्रोल देखते हैं जो कि है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ये अपन ने जुडिशरी का देखा कि जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है डेलीगेशन को, अब लेजिस्लेटिव कैसे कंट्रोल करेगी। तो लेजिस्लेचर की प्राइमरी ड्यूटी जो होती है वो होती है कि सुपरवाइज करना, सुपरवाइज भी करना है और साथ साथ कंट्रोल भी करना है, क्या कि जो भी उनने पावर पास ऑन करी है वो ढंग से यूज हो रही है कि नहीं। उनका उनकी ड्यूटी होती है कि वो स्ट्रिक्टली स्क्रूटनाइज करें, क्योंकि जब इनेबलिंग एक्ट पास होगा वो किसी नॉर्मल बिल की तरह पास होगा, तो उसको हर स्टेज पे उनको चेक करना है कि हम कुछ एक्सेसिव पावर्स तो पास ऑन नहीं कर रहे हैं। जितनी पावर्स आपको ज़रूरी है पास ऑन करने के लिए आप सिर्फ उतनी ही करें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक्सेसिव डेलीगेशन का स्कोप नहीं होना चाहिए। यही सेम ग्राउंड उस जो जुडिशरी के पास भी है, और सेम चीज़ को प्रिवेंट करना काम लेजिस्लेचर का भी होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एक आखिरी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, लेजिस्लेशन अगर इसको पब्लिश नहीं किया गया, इफ नॉट पब्लिश्ड, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। तो अगर आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इन्फोर्स करवाना है तो आपको उसको पब्लिश करवाना ज़रूरी है, ऐसा कोर्ट ने बोला था। 1951 का एक केस है, हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। उसमें बोला था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा अपना टेरिटोरियल हो गया, और सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा थोड़ा इन्हीं में आ जाता है, बट अभी सब्जेक्ट मैटर को अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, अब अपन आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे कि सब्जेक्ट मैटर में कैसे बाइफर्केट किया गया है पावर्स को। ये अपन को बताया गया आर्टिकल 246 के अंदर, बहुत सिंपल है। इनको 4 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। क्लॉज 1 बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर, तो सिर्फ पार्लियामेंट की पावर है यहाँ पे लॉ बनाने की। किस रिस्पेक्ट में, किस सब्जेक्ट मैटर के लिए बना सकता है, तो वो बनाएगा लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल। तो लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी। लिस्ट 1 यानी अपना यूनियन लिस्ट, ये अपन को क्लॉज 1 में बताया हुआ है। फिर क्लॉज 2 में ध्यान रखना, क्लॉज 2 में स्टेट लिस्ट का मेंशन नहीं है। क्लॉज 2 बात करता है कॉन्करेंट लिस्ट की। यहाँ पे बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी, पार्लियामेंट के पास भी होगी और साथ साथ स्टेट की पावर होगी। किस रिस्पेक्ट में लॉज बनाने के लिए, यहाँ पे आएगा लिस्ट 3 ऑफ 7th शेड्यूल। लिस्ट 3 कौन सा हो जाता है? ये अपना हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है, वो ध्यान रखना कि वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर की पावर सब्जेक्ट टू रहेगी। सब्जेक्ट टू क्या? क्लॉज 1। पार्लियामेंट की पावर बेसिकली बताया गया है कि सुप्रीम है, उसको अभी अपन और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में लॉज बनाने की, जो भी सब्जेक्ट मैटर इनके अंदर लिखे हुए हैं उन पे। ठीक है, क्लॉज 2 में ये बताया। फिर क्लॉज 3 में आते हैं, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अब स्टेट की पावर बताई है। ये कौन सी वाली पावर है? ये एक्सक्लूसिव पावर है। यहाँ पे फिर से एक्सक्लूसिव पावर का मेंशन है। ये एक्सक्लूसिव पावर किसकी के रिस्पेक्ट में है? ये है लिस्ट 2 के ऑफ 7th शेड्यूल, जो कि अपना बात करता है स्टेट लिस्ट की।
बट ये वाली पावर जो है ये भी सब्जेक्ट टू रहेगी क्लॉज 1 एंड 2। ये पूरा जनरल रूल बता दिया कि किसकी कहाँ पे पावर होगी, है ना। बट अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन को बता दिया कि क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट की पावर होगी लिस्ट 1 में, और स्टेट की पावर होगी लिस्ट 2 में, और कॉन्करेंट पावर होगी लिस्ट 3 में। बट अगर कोई टेरिटरी है जो किसी स्टेट के अंदर नहीं आती तो उसके लिए कौन लॉ बनाएगा और किस रिस्पेक्ट में क्या होगा उसका, तो उसके लिए अपन जाते हैं क्लॉज 4 में। क्लॉज 4 में बताया कि अगर कोई टेरिटरी है जो कि नॉट विद इन अ स्टेट, मतलब वो किसी स्टेट टेरिटरी के अंदर नहीं आ रही है, तो उनके अगर अपन को स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए कौन बनाएगा, उसके लिए पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, सिर्फ उस टेरिटरी के लिए इन सब्जेक्ट मैटर्स पे भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है अंडर क्लॉज 4। तो अपन को पता चल गया कि कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है एटलीस्ट उस पे दोनों स्टेट और यूनियन लॉ बना सकता है। बट अगर उनके बीच में इनकन्सिस्टेंसी होगी, मतलब कि पार्लियामेंट का लॉ कुछ और बोल रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ कुछ और बोल रहा है और उल्टी बातें कर रहे हैं, तो अपन किसको मानेंगे। इसके लिए अपन को बताया गया है आर्टिकल 254, जो बताता है कि इनकन्सिस्टेंसी होगी दोनों लॉज के बीच में तब क्या करना है। तो इसमें जो है 2 क्लॉजेस बताए गए हैं। तो क्लॉज 1 में अगर अपन देखेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट के लिए कोई भी लॉ बनाया है और वो ऐसा लॉ है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर रिपग्नेंट है, क्योंकि अगर सेम सेम लिखा है दोनों लॉज में तो वहाँ पे दोनों चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि इशू तभी आएगा जब उल्टी बात होंगी। तो यहाँ पे बताया कि अगर दोनों लॉज रिपग्नेंट है और ऐसे मैटर पे है जो दोनों के पास पावर है ना, बोथ आर एम्पावर्ड, क्योंकि अगर एक इनकॉम्पिटेंट है उस लॉ को बनाने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाएगा। तो बोथ शुड बी कॉम्पिटेंट। तो ये अगर एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि रिपग्नेंट भी है और दोनों कॉम्पिटेंट भी हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा। लॉ शैल प्रिवेल। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा लॉ पहले आया था, डजेंट मैटर। तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा और जो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ होगा, जो स्टेट लॉ होगा, वो उतने एक्सटेंट तक, कितने एक्सटेंट तक, जितना रिपग्नेंसी होगी, जितना कॉन्ट्रडिक्शन होगा, जितना भी उल्टा होगा, उतने एक्सटेंट तक वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को जनरल रूल दे दिया। बट स्टेट को चाहिए कि वो एक उल्टा लॉ बना सके पार्लियामेंट के अगेंस्ट, मतलब जो पार्लियामेंट का लॉ कहता है उसके अगेंस्ट कुछ बनाना चाहते हैं अपने स्टेट के लिए, तो उनको भी एक ऑप्शन दिया गया है क्लॉज 2 के अंदर। इसमें क्या होता है क्लॉज 2 में कि पार्लियामेंट का एक लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। पहले वाले में मैटर नहीं करता था कि पहले क्या आ रहा है, पार्लियामेंट का लॉ अपने आप हो जाता। यहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट का लॉ एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे मैटर पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है, तभी दोनों के पास पावर होगी, स्टेट के पास भी पार्लियामेंट के पास भी। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ को पास कर देता है। उसके बाद उसको 2 चीज़ें करनी है। जो लॉ पास कर रहा है वो पहली बात तो रिपग्नेंट होना चाहिए, यानी उल्टा बोलता नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो सेम बात है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो रिपग्नेंट लॉ पास कर रहा है तो उसको करना है कि उसको रिजर्व करना है उसको फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। ये कर लिया। उसके साथ साथ एंड उनका रिसीव हिज असेंट, तो प्रेसिडेंट के असेंट की भी ज़रूरत है। जैसे ही उनको ये असेंट मिल जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ, जो स्टेट लॉ बन जाएगा, वो प्रिवेल कर जाएगा, शैल प्रिवेल। ठीक है, तो ये स्टेट के पास एक ऑप्शन होता है करने के लिए, भले ही वो लॉ रिपग्नेंट क्यों ना हो, वो प्रिवेल कर जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर। पर प्रोवाइडेड, इसके अंदर एक प्रोवाइजो भी दिया है। प्रोवाइजो क्या है कि इसका मतलब ये नहीं होगा, दिस डज नॉट रिस्ट्रिक्ट। किसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, पार्लियामेंट को।
पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाद में, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है, कोई भी लॉ ला सकता है, और वो ऐसा लॉ हो सकता है जो ओवरराइड कर जाए किसको, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को, स्टेट लॉ को। पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, प्रोवाइजो में उनको ये पावर दी गई है। और अगर मान लो पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ पास कर दिया तो फिर से क्लॉज 1 लग जाएगा वहां पे, कि वो जितना एक्सटेंड तक, कहाँ गया, जितने एक्सटेंड तक वो रिपग्नेंट होगा स्टेट का लॉ, वो वापस से वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अपन पता कैसे चलेगा कि रिपग्नेंसी कितनी है? उसके लिए कोर्ट ने थोड़े एक टेस्ट बताए हैं, वो अपन देख लेते हैं। एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस है, इसमें टेस्ट फॉर रिपग्नेंसी बताया था। दो स्टैट्यूट्स के बीच में, दो लॉज के बीच में इन फॉलोइंग सिचुएशंस में रिपग्नेंसी आ सकती है। क्या? वहाँ पे उनको क्लियर दिखाना पड़ेगा और डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ जाके आप देख रहे हो कि इनकन्सिस्टेंसी है कि नहीं, और वो ऐसी होनी चाहिए कि दोनों साथ में स्टैंड ना कर सके, उनके बीच में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ना हो सके। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब जब अपन इंटरप्रिटेशन करते हैं दो लॉज के बीच में, अगर दोनों को ऐसे पढ़ सके कि दोनों साथ में खड़े हो सके तो उसको अपन हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तब अपन बोलते हैं कि वो एक दूसरे के रिपग्नेंट है। इनकन्सिस्टेंसी जो है वो फेस में साफ साफ दिखनी चाहिए, वही बात है। ठीक है, और अगर वो दो स्टैट्यूट्स एक पर्टिकुलर फील्ड पे हैं और वहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी जगह है कि दोनों अपनी अपनी फील्ड में बिना कोलिजन के साथ में रह सकें, तो वहाँ पे रिपग्नेंसी नहीं आएगी। ठीक है, कि मतलब वो अपने फुटिंग पे अलग अलग खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को कलेश नहीं हो रहा किसी तरह से, तो वहाँ पे रिपग्नेंसी नहीं आएगी, तो वहाँ पे ये वाले प्रोविजन का यूज ही नहीं आएगा। और मान लो अगर इनकन्सिस्टेंसी नहीं है बट वो ऐसे हैं कि वो सेम फील्ड पे हैं और डिस्टिंक्ट और सेपरेट ऑफेंसेस बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन ऑफ रिपग्नेंसी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने सेपरेट फील्ड में अपने सेम फील्ड में चालू रह सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक डिफरेंट ऑफेंस बनाना और डिफरेंट पनिशमेंट देना ये रिपग्नेंसी क्रिएट नहीं करता है, जैसे कोर्ट ने इस केस में बताया था। तो दोनों स्टैट्यूट्स अपने साथ साथ चलते रहेंगे। फिर एक और केस था स्टेट ऑफ केरला का, यहाँ पे बोला था कि दो रिपग्नेंसी है वो दो तरह से आ सकती है, टू वेज। पहला क्या है कि उनने अपने रिस्पेक्टिव मैटर्स में बनाया, कि मान लो पार्लियामेंट ने अपना यूनियन लिस्ट में बना लिया, लिस्ट 1 में, और स्टेट ने अपना लिस्ट 2 में बना लिया। ठीक है, बट बाद में जाके उनके बीच में ओवरलैप या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और सेकंड क्या है कि दो लेजिस्लेशन है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, तो दोनों ने कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे लॉ बनाया, तो इन दो तरह से रिपग्नेंसी आ सकती है। तो दोनों सिचुएशन में पार्लियामेंट का जो लॉ है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, पहला वाला क्यों करेगा, पहले सिचुएशन में क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे 246 का क्लॉज 1 आ जाता है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक इन द लॉ, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, और वहाँ पे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, तो नथिंग इन क्लॉजेज 2 and 3 लिखा है वहाँ पे। तो जो भी आगे के क्लॉजेज है 246 के अंदर, वो पार्लियामेंट की पावर को इफेक्ट नहीं करते। पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम है अबव स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर। और जो सेकंड सिनेरियो की कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ने लॉज बनाए हैं, तो वहाँ पे आ जाता है अपना आर्टिकल 254 का 1, जो क्लियरली बोलता है कि पार्लियामेंट का लॉ सुप्रीम होगा अनलेस स्टेट ने प्रेसिडेंट का असेंट लिया हो। तो ये वहाँ पे आगे बता दिया गया है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट की फॉर्म वो है असेंट लेने का जो प्रोसेस है, वो अपन को नेक्स्ट केस में बताया था कि ये जो असेंट लेना है ये एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको प्रेसिडेंट को साफ साफ बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप उनका असेंट मांग रहे हो। तो बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि पार्लियामेंट का ऐसा लॉ है
उन्होंने ये बताया है और हम ऐसा लॉ बना रहे हैं जो डायरेक्ट उनके अपोजिट में। तो आपको पूरा ले डाउन करना पड़ेगा अपना तरीका, जो भी आप लॉ बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट का असेंट ले सकते हैं। और जब आप असेंट ले रहे हैं वो एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, आप उसके बियॉन्ड बाद में नहीं जा सकते। मान लो आपने किसी एक पर्पस के लिए उनसे असेंट ले लिया और जब आपको असेंट मिल गया तो आपका लॉ प्रिवेल कर रहा है ओवर पार्लियामेंट, आप उसमें बाद में अमेंडमेंट नहीं कर सकते या फिर कोई नया लॉ नहीं पास कर सकते उस पुराने असेंट के बेसिस पे। अगर आपको फिर से कुछ करना है जो रिपग्नेंट है या फिर इनकन्सिस्टेंट है पार्लियामेंट के लॉ से, तो आपको फिर से असेंट लेना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। जी अपना आर्टिकल 246 डन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। फिर अपन को पता चल गया कि 3 लिस्ट हैं, एक है यूनियन, एक है स्टेट और एक है कॉन्करेंट। ये तीनों लिस्ट अपन को मिल जाती है शेड्यूल 7 के अंदर। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें पार्लियामेंट बनाएगा एक्सक्लूसिवली, है ना। इनमें कुछ चीज़ें जिनमें स्टेट एक्सक्लूसिवली बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। और अगर इनकन्सिस्टेंसी हुई तो अपन ने देख लिया कि क्या होगा। बट मान लो अगर तीनों में कुछ नहीं है, मतलब एक ऐसा मैटर पे लॉ बनाना है जो तीनों में मेंशन नहीं है, तब क्या होगा। तो उसके लिए अपने पास है आर्टिकल 248। और यहाँ पे एक जो यूनियन लिस्ट है लिस्ट 1 में, उसमें 97th एंट्री में भी सेम चीज़ बताई गई है। क्या बोला गया है उसमें, बोला गया है बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि कोई ऐसा मैटर है जो छूट गया है, जो नॉट मेंशन्ड है, तब क्या होगा, तब वहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर होगी ऑफ पार्लियामेंट उस मैटर पे लॉ बनाने की। ये अपन को 248 में सिंपल सी बात बताई गई है। बट ये सब्जेक्ट टू रहेगा आर्टिकल 246A के, जो जीएसटी से रिलेटेड बात करता है, वो अपन आगे में बाद में करेंगे। तो उसके सब्जेक्ट टू रहेगा, क्योंकि जीएसटी में पावर थोड़ी अलग होती है लॉ बनाने की। और ये सिमिलर बात जो है 248 में जो लिखा है वो सेम टू सेम ऑलमोस्ट यूनियन लिस्ट के 97th एंट्री में भी रेसिडुअरी पावर्स दी गई हैं पार्लियामेंट को। ठीक है। और ये जो है आर्टिकल 248, उसका एक क्लॉज 2 भी देख लेते हैं। क्लॉज 2 बताता है कि अगर कोई मैटर है उस पर आपको टैक्स लेना है, तो अगर वो कहीं मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा क्लॉज 1 के अंदर। मतलब इन मैटर्स पे भी, टैक्स लेने के मैटर्स पे भी पार्लियामेंट की पावर एक्सक्लूसिव हो जाएगी, तो वहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन एक केस देखते हैं इस पर रेसिडुअरी पावर पे, इंटरनेशनल टूरिज्म कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इसमें बोला था कि जो रेसिडुअरी पावर है उनको बहुत एक्सपेंसिवली इंटरप्रेट नहीं करना है, कैन नॉट। इससे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को ही कम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही, ये लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, लास्ट रेफ्यूज होना चाहिए रेसिडुअरी पावर। आपको पहले हर लिस्ट को चेक करना है कि कहीं पे भी वो मैटर फॉल तो नहीं कर रहा है, अनलेस वो कहीं फॉल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है कहीं पे भी फॉल, जब सारे ऑप्शन आपने एब्सोल्युटली एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तब जाके ही आप रेसिडुअरी पावर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको रेसिडुअरी पावर एक्सरसाइज करनी है तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर को एब्सोल्युटली उनका जो इनकॉम्पिटेंस है लेजिस्लेटिवली कि वो लॉ नहीं बना सकते, ये आपको क्लियरली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाके पार्लियामेंट उन मैटर्स पे लॉ बना पाएगा, अपनी रेसिडुअरी पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया 248। फिर अपन जीएसटी का भी देख लेते हैं, आर्टिकल 246 का ए, ये जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। ये आ गया था अपना 101st अमेंडमेंट से। इसमें कैसे पावर दी है, इसका अगर क्लॉज 1 देखें तो ये पूरी तरह से ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, ये ओवरराइड कर रहा है, ओवरराइड आर्टिकल 246 एंड 254। यहाँ पे अपन ने तीनों लिस्ट का मेंशन देखा था और यहाँ पे अपन ने इनकन्सिस्टेंसी वाला ग्राउंड्स देखे थे, पॉइंट्स देखा था, है ना। तो इन दोनों को ओवरराइड करते हुए जो जीएसटी की पावर होगी,
उसमें पार्लियामेंट की अपनी पावर होगी कि अपने टेरिटरी के लिए बना ले, इम्पोज्ड बाय यूनियन। जो टैक्स यूनियन इम्पोज कर रहा है उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और जिन पे स्टेट इम्पोज कर रहा है उन पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। ये जनरल रूल है। और बट यहाँ पे क्लॉज 2 देखिए अपन, तो यहाँ पे बताया कि पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर होगी एक जगह पे, दो जगह पे सॉरी, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर। कब? तो ये जीएसटी से रिलेटेड ही, अगर इनका सप्लाई किन पे है, गुड्स पे है या फिर सर्विसेज से रिलेटेड है, और बोथ है, और इनका जो गुड सर्विस हो रहा है वो इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव पावर होगा जीएसटी कलेक्ट करने का या फिर उन पे लॉ बनाने का। ठीक, बाकी जनरली तो जहाँ पे यूनियन इम्पोज कर रहा है वहाँ पार्लियामेंट बनाएगा, जहाँ स्टेट इम्पोज कर रहा है मतलब स्टेट के अंदर स्टेट लगाएगा, ऐसा ये जीएसटी के रिलेटेड है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। एक आखिरी अपन आर्टिकल देख लेते हैं आज के लिए, जो है अपना आर्टिकल 247। अपन ने अभी जब अपन कोर्ट्स देख रहे थे तब अपन ने देखा था कि स्टेट के पास पावर होती है जनरली कोर्ट्स बनाने की अपने स्टेट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर, है ना। बट 247 बताया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है। वो क्या इस्टेब्लिश करेगा? एनी एडिशनल कोर्ट्स। पर ये किस लिए करेगा? कर तो सकता है बट किस लिए करेगा? सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए, वो है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के। पहले तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करेगा, बट किस चीज़ का बेटर एडमिनिस्ट्रेशन? ये है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उन्हीं के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कोड बना सकता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉज, और किन चीज़ पे? ये वाले वो उन लॉज होंगे जो यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं, इनके लिए कोई भी कोड्स बना सकता है। और अगर कोई नया लॉ पास कर दे पार्लियामेंट तो उनके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एडिशनल कोड्स पार्लियामेंट लॉ बना के रख सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोई दिक्कत हो तो बताओ।